स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाकी राम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। दोस्तों, बुलाकी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ और फिर स्त्री उतरी और एक बिल्ली बनकर झाड़ी में चली गई। बुलाकी यह दृश्य देखकर हैरान रह गया और लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। लेकिन रोज की तरह तब भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है। उसका बेटा किशोरलाल श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामिनी के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामिनी की शादी मात्र वर्ष 5 की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन वह जब ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़ कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वह बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान, क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोरलाल ने कहा, जा तो वहीं रहा हूँ, पर आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। उस रूपसी ने कहा, यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा, रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं। किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रहीं। किशोर ने उसे बता दिया कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदोपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी बलैया ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाकी राम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाकी, लेकिन ऐसा वही नवयुवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल यह थी
कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ? बुलाकी ने पूछा। आगे यह हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी। उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। तो फिर करो ना वह उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। भामिनी ने वह जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब यह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वह जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही। उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी, अतः जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह सन्नसी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वह चीखने लगी, अरे लोगों दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को। देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वह होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वह तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतरता रहा। सुबह हुई तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने इसकी की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैद खाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाकी उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाकी राम कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ,
ये बात तो जरूर बताइए पटेल जी, बुलाकी तत्परता से बोला। तो सुनो, पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हतप्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वह पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि यह वही जहर था जिसके कारण हतप्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यह भी पता चल गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धापूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वह तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वह रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाकी राम से कहा, बुलाकी राम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरलाल की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोरलाल था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाकी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। यह तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे ये तो बताइए कि वह रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोरलाल की इस तरह मदद क्यों की थी? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हश्र हुआ? आदि आदि। सुन बुलाकी, पटेल बोले, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं जो ये बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी। उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वह तुझे बताता हूं। बुलाकी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने इहलोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नव विवाहिता को लिवाने जा रहे होते हैं। बुलाकी, किशोर के साथ घटी यह घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वह अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना। यहां तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है। सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है। बुलाकी भी करवट बदल कर सो गया। दोस्तों, यह अनोखी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।